बहुत समय पहले की बात है। राधेपुर नाम के एक छोटे से गांव में कोमल नाम की लड़की रहती थी। कोमल दिखने में बहुत ही काली थी और उसके सर पर बहुत ही कम बाल थे, जिस वजह से हर कोई कोमल का बहुत मजाक उड़ाता था। एक बार कोमल बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में उसे देखकर दो लड़कियां आपस में कहती हैं, अरे वो देखो, काली टकली चुड़ैल जा रही है। सही कह रही हो, अगर कोई इसे रात के अंधेरे में देख ले तो वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाए। पता नहीं भगवान भी एक से बढ़कर एक नमूने बनाकर भेजते हैं दुनिया में। ये सब सुनकर कोमल को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ये सब उसके लिए रोज की बात थी। वो कॉलेज में भी हमेशा अकेले और सहमी सहमी सी रहा करती थी। एक दिन कॉलेज में मैम सभी बच्चों का प्रोजेक्ट देख रही थी। कोमल, तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ है? वो मैम, जल्दीबाजी में मैं प्रोजेक्ट लाना भूल गई। बहुत अच्छा बहाना है, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुमने प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं? तभी दूसरी लड़की कहती है, याद कैसे रहेगा मैम, बेचारी के सर पे बाल जो नहीं है, इसलिए सब कुछ इसके सर से बाहर निकल जाता है। ये सुनकर सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। कोमल के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो चुपचाप वहीं बैठी रहती है। कोमल के जीवन में सिर्फ इतना ही दुख नहीं था, उसे तो घर में भी चैन नहीं था, क्योंकि घर में उसकी सौतेली माँ कावेरी उसे चैन से जीने नहीं देती थी। आइए महारानी आइए, आपका इंतजार था। कॉलेज से कलेक्ट्री करके आ गई आप। काली मनहूस कहीं की, पूरे दिन कॉलेज का बहाना करके घर से गायब रहती है और घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। मैं घर का काम करने के बाद ही तो कॉलेज जाती हूँ माँ। क्या बोली? अच्छा, तो अब तुम मुझसे जुबान भी लड़ाने लगी है। तेरी मरी हुई माँ ने क्या तुझे यही सिखाया है? अपनी मरी हुई माँ के बारे में उल्टा सीधा सुनकर कोमल को बहुत ही बुरा लगता है और रोते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के आगे खूब रोती है और रोते रोते सो जाती है। कोमल को घर का सारा काम करना पड़ता है और अगर गलती से भी काम में उससे कोई गलती हो जाती तो उसकी सौतेली माँ कावेरी उसे खूब मारती है और उसके सिर के बचे हुए बाल को भी जोर से नोच लेती। ऐसे ही एक दिन गलती से कोमल से दूध उबलकर गैस पर गिर जाता है, जिसे कावेरी देख लेती है और वो उसके पास आकर उसे खूब मारती है। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, कृपया करके मेरे बाल छोड़ दीजिए। कुछ ही तो बाल है मेरे सर में, वो भी झड़ जाएंगे। छोड़ दो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो माँ। झड़ते हैं तो झड़ जाए, मेरी बला से मुझे उससे क्या। वैसे भी तो काली मनहूस सी है, तेरे सर पर बाल रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। तेरी कौन सी बारात आने वाली है? वहीं कावेरी की सगी बेटी शिल्पी बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी होती है, इसलिए उसे अपने रंग रूप पर बहुत ही ज्यादा घमंड होता है। वाओ, कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। इस पूरी दुनिया में मेरी जैसी कोई नहीं है, तभी तो कॉलेज के सारे लड़के मुझ पे फिदा हैं। शिल्पी भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिसमें कोमल पढ़ती थी। शिल्पी भी अपने दोस्तों के साथ कोमल का मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। दोस्तों, आज मेरी वो पागल टकली बहन फिर से कॉलेज आने वाली है। आज हम उसके पीछे इस पागल कुत्ते को छोड़ देंगे, बहुत मजा आएगा। कुछ देर बाद कोमल कॉलेज आती है और देखती है शिल्पी कुछ लड़कियों के साथ कुत्ता लेकर खड़ी है। क्या बात है, तुम सब लोग मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि कब से हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। काफी दिनों से हमने तुम्हारे साथ कोई मस्ती नहीं की ना। क्यों दोस्तों? तो चलो अब शुरू हो जाओ। शेरू जा, जरा कोमल को मजा चखा कर आ। ये बोलकर लड़कियां उस कुत्ते को कोमल के पीछे छोड़ देती हैं। कुत्ता कोमल का पीछा करने लगता है। कोमल बहुत तेज भागती है और भागते भागते जोर से गिर जाती है और एक पत्थर से टकरा जाती है और उसके सिर से खून बहने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अरे ये क्या, कहीं ये मरा तो नहीं गई? मरने दे, वैसे भी ये जीकर क्या ही कर लेती। अब चलो यहाँ से। वहाँ खड़ी किसी भी लड़की को कोमल पर जरा भी दया नहीं आई और वे सभी अपने अपने क्लासरूम में चली गईं। तभी कॉलेज के एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखा। वो जल्दी से उसे उठाकर सरकारी हॉस्पिटल में ले गया। कोमल को थोड़ी देर बाद होश आया। डॉक्टर ने फिर कोमल से कहा, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या डॉक्टर साहब? तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। ये सुनकर कोमल को झटका सा लगा और वो रोने लगी। क्या? अब क्या होगा डॉक्टर? क्या अब मैं और दिन नहीं जी पाऊंगी? बताइए ना डॉक्टर।
तुम्हें जल्द ही इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें महीने का 70,000 रूपए देने होंगे। क्या 70,000? हर महीने इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? देखिए, अब वो तो आपको सोचना है। कोमल रोते हुए वहाँ से घर आ गई और अपनी माँ के तस्वीर के आगे खूब रोती है। माँ, आपको पता है मैं भी बहुत ही जल्दी आपके पास ही आने वाली हूँ। फिर हम दोनों मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहेंगे माँ। कुछ ही दिनों में कोमल पूरी तरह से गंजी हो गई। अब तो सब लोग उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। अरे अब तो तू पूरी तरह से गंजी हो गई कोमल। इसके साथ अच्छा ही हुआ माँ, अब तो लोग इसे देखकर सच में इसे चुड़ैल समझेंगे। कोमल इस बार कुछ भी नहीं बोली और डरते हुए अपनी सौतेली माँ से पैसों की बात करती है और उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताती है। ये सुनकर कावेरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्या कहा? तुझे ब्रेन ट्यूमर है? मनहूस, चल जल्दी निकल मेरे घर से। यहाँ रहेगी तो अपनी ये बीमारी हमें भी लगाएगी। अब निकल यहाँ से, भाग जल्दी, बाहर जाकर मर, समझी? इतना बोलकर कावेरी ने धक्के मारकर कोमल को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी कोमल रोते रोते वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाती है। इस जालिम दुनिया से तो जंगल ही बेहतर है। अब मैं मरूंगी भी तो इसी जंगल में। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तभी कोमल देखती है कि एक खरगोश जख्मी हालत में जंगल में दर्द से कराह रही है। उसके पैर में किसी शिकारी का तीर लगा हुआ है। अरे बाप रे, ये क्या? ये खरगोश तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। मुझे कैसे भी करके इसकी मदद करनी ही होगी। इतना बोलकर कोमल उस खरगोश के पैर से तीर को निकाल देती है और जंगल से जड़ी बूटी लाकर उसके जख्मों पर लगा देती है। उसके तुरंत बाद ही खरगोश ठीक होकर खड़ी हो गई। कोमल ने प्यार से खरगोश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्यारी खरगोश, जाओ और जाकर अपनी बची हुई जिंदगी खुशी से बिताओ। मैं तो अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, इसलिए मुझे एक जान की कीमत अच्छे से पता है। खुश रहना मेरी दोस्त। इतना बोलकर कोमल रोने लगी। तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ। वो खरगोश गायब हो गई और उसकी जगह एक खूबसूरत परी प्रकट हो गई। ये सब देखकर कोमल चौंक गई। अरे ये क्या ये कोई सपना है? आप कौन हैं और वो खरगोश कहाँ गई? कोमल, मैं ही वो खरगोश हूँ। मैं तो बस खरगोश के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत ही दयालु हो और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या समस्या है? तुम इतनी उदास क्यों हो? उसके बाद कोमल ने परी को अपने बारे में सब कुछ बताया। ये सब सुनकर परी ने कहा, कोमल, तुम्हारी कहानी तो वाकई बहुत ही दुख भरी है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी बीमारी अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और हाँ, अब से तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। अब से तुम्हारे सिर पर सोने के बाल आ जाएंगे। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और कोमल के सर पर सुनहरे लंबे बाल आ जाते हैं। ये देखकर कोमल बहुत ही खुश होती है और परी का धन्यवाद करती है और परी वहाँ से गायब हो जाती है। वाह, मेरे सर पे भी बाल आ गए, वो भी इतने लंबे और सुनहरे बाल। इतना बोलकर कोमल खुशी खुशी जंगल से गांव में आ गई और गांव में ही अपना एक अलग घर लेकर उसमें रहने लगी। उसे देखकर गांव के जितने भी लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसे देखना भी नहीं चाहते थे, वो अब कोमल के सुनहरे बाल के कायल हो गए और सभी कोमल के सुनहरे बालों की तारीफ करने लगे। अरे कोमल, आखिर तुमने अपने बालों में ऐसा क्या लगाया जो तुम्हारे बाल इतने लंबे और सोने के हो गई? प्लीज मुझे भी बता ना। भूल गई वो दिन जब तुम सब मेरा मजाक बनाती थी? खैर, पर मैं नहीं भूली, इसलिए मैं तुम्हें क्यों बताऊं। इधर कोमल के लंबे सोने के बाल की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और ये बात उसकी सौतेली माँ और बहन शिल्पी को भी पता चल गई। पता नहीं इस कोमल की बच्ची को कहाँ से सोने के बाल मिल गए हैं। अब तो जिसे देखो सब कोमल के ही गुणगान गाते रहते हैं और सारे लड़के भी उसी के बालों के दीवाने हैं। अब तो मुझे भी सोने के बाल चाहिए। इतना बोलकर शिल्पी कोमल के पास गई और उससे उसके सोने के बालों के बारे में पूछी और फिर कोमल ने उसे उस जंगल के परी के बारे में बता दिया कि वो सोने के बाल उसे जंगल की परी ने दिया है। ये सुनकर शिल्पी सीधा जंगल पहुंच गई और जंगल में जंगल की परी की तलाश करने लगी। जंगल की परी, कहाँ हो आप? सामने आओ ना जंगल की परी। लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। कुछ देर बाद उसे एक जख्मी खरगोश दिखा जिसके पैर पर तीर लगा हुआ था और वो खरगोश दर्द से कराह रही थी। अरे ये क्या? ये खरगोश तो मरने ही वाली है। एक काम करती हूँ, इसे पूरा ही मार देती हूँ और इसकी आंखें ले लेती हूँ। इसकी आंखों की मुझे मार्केट में बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी।
शिल्पी ने जैसे ही उस खरगोश को मारने की कोशिश की, वो खरगोश एक सुंदर परी में बदल गई और परी बोली, रुक जाओ लालची लड़की, तुम बहुत ही दुष्ट और लालची हो। तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें मुझसे सोने के लंबे बाल चाहिए थे ना? अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे सारे बाल झड़ जाए और तुम एक बहुत ही काली और बदसूरत लड़की में बदल जाओ। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो गई और शिल्पी टकली और काली हो गई। ये मुझे क्या हो गया? अब मैं कैसे किसी को अपना चेहरा दिखाऊंगी? हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? शिल्पी रोते रोते वहाँ से घर आ गई और उस दिन के बाद से उसने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा और उसने अब कोमल को परेशान करना भी बंद कर दिया था। उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई। इधर कोमल अपने सुनहरे बाल से सबको अपनी ओर आकर्षित करती और बहुत ही जल्दी उसने एक अमीर लड़के से शादी कर ली और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक बहुत ही शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन चित्रा गर्भवती थी। उसी समय एक बहुत ही शक्तिशाली जादूगरनी नैना नागिन चित्रा के पीछे पड़ी हुई थी। चित्रा नागिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके प्रसव का समय भी नजदीक आ रहा था। मेरे लिए अपने बच्चों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। क्या करूं? अरे हाँ, इस राज्य की महारानी भी तो गर्भवती है। वो मेरी हालत को जरूर समझेंगी। अगर मैं उनके कक्ष में अंडे दूंगी तो शायद ममता में वो मेरे अंडों की भी रक्षा करे। दूसरी तरफ गर्भवती महारानी दीक्षा अपने कक्ष में बैठकर फल ग्रहण कर रही थी। तभी अचानक से उन्होंने देखा कि एक नागिन उनके पलंग के बगल में अंडे दे रही है। ये क्या? मेरे कक्ष में नागिन कहाँ से आई? सैनिकों, जल्दी इधर आओ और इस नागिन और इसके अंडे को मेरे कक्ष से बाहर निकालो। महारानी की आवाज सुन सैनिक दौड़े चले आए। उन्होंने जैसे ही नागिन के अंडों को हाथ लगाना चाहा, नागिन अपने इंसानी रूप में आ गई और हाथ जोड़कर महारानी दीक्षा से प्रार्थना करने लगी। महारानी, मेरे पीछे एक बहुत शक्तिशाली जादूगरनी पड़ी हुई है। वो मुझे और मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। भगवान के लिए मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। आपके कक्ष में मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। सैनिकों, इससे पहले कि ये नागिन मुझे और मेरे होने वाले बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाए, इसे और इसके अंडों को पूरी तरह से नष्ट कर दो। महारानी दीक्षा की बात सुन सैनिकों ने नागिन के अंडे तोड़ दिए। नागिन अपने बच्चों की मृत्यु से रोने लगी और बोली, एक माँ होकर भी तू ममता को नहीं समझ पाई। मैं तुझे श्राप देती हूँ अहंकारी रानी कि तू कभी अपने बच्चे को गले से नहीं लगा पाएगी, क्योंकि मुझसे भी 4 गुना ज्यादा जहर तेरी बच्ची में होगा। तू एक बेटी को नहीं, एक विष कन्या को जन्म देगी, जिसके छूते ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर नागिन चित्रा वहाँ से चली गई। उसके जाते ही महारानी को बहुत तेज पीड़ा होने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। दासी भाग कर गई और दाई को बुला कर लाई। दाई ने देखा कि महारानी को बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है। थोड़ी देर बाद महारानी ने एक बहुत ही विशाल अंडे को जन्म दिया। तभी बाहर अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और महारानी बेहोश हो गई। ये देखकर वहाँ मौजूद दाई हैरान रह गई। हे भगवान, मुझे लगता है ये नागिन के अंडों को नुकसान पहुँचाने का नतीजा है। महारानी ने अंडा जन्म दिया है। राम राम राम, घोर कलयुग। ये तुम क्या कह रही हो दाई माँ? महारानी क्या मुर्गी है जो अंडा देगी? अब हमें महाराज के बच्चे की जगह एक अंडे की देखभाल करनी होगी। हे राम! तभी महारानी को होश आ जाता है और वो कहती है, दासी, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहीं नजर नहीं आ रहा। महारानी के कहने पर दाई और दासी ने उन्हें एक बड़ा सा अंडा दिखाया। तुम लोग ये कैसी बकवास कर रही हो? मैं कोई मुर्गी हूँ जो अंडा दूंगी? तभी अचानक से बहुत तेज भूकंप आया और अंडा जमीन पर गिर के टूट गया। अंडे के अंदर से एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची निकली। दासी ने बच्ची को उठाकर महारानी की गोद में रख दिया। बच्ची को छूते ही दासी के हाथ में बहुत तेज जलन होने लगी। राम राम, मेरा हाथ पूरी तरह से जल रहा है। लगता है सच में राजकुमारी के शरीर में विष है। राजकुमारी एक विष कन्या है। महारानी चाहकर भी अपनी बच्ची को गले से नहीं लगा पाई, क्योंकि जो भी बच्ची को छूता था उसके हाथ जलने लगते थे। महारानी जलन की परवाह ना करते हुए राजकुमारी को गोद में खिलाने लगी। तभी एक दासी महाराज के पास जाकर बोली, बधाई हो महाराज, महारानी को पुत्री हुई है। बहुत अच्छे दासी, कैसी है मेरी राजकुमारी? महाराज माफ कीजिएगा, लेकिन राजकुमारी का शरीर विष से भरा हुआ है। उन्हें छूते ही लोगों में विष का गंभीर असर होता है।
दासी की बात सुनने के बाद वहाँ मौजूद कुलगुरु पत्रिका देखने लगे और बहुत हैरान होते हुए बोले, अनर्थ, घोर अनर्थ महाराज। राजकुमारी का जन्म संसार के लिए अशुभ है। मौसम की ये गंभीर हालत इस बात की सूचना है। राजकुमारी एक विष कन्या है। जैसे जैसे वो बड़ी होती रहेंगी उनके जहर की शक्तियाँ बढ़ती रहेगी और मात्र उनके स्पर्श से विनाश हो जाएगा। गुरुजी, फिर आप इसका कोई उपाय बताइए। इसका उपाय आप ही बता सकते हैं। महाराज, आप राजकुमारी के लिए एक शीश महल बनवा दीजिए। 3 वर्ष बाद राजकुमारी उस शीश महल में ही कैद रहेगी। गुरुजी के कहने पर राजा ने राजकुमारी के लिए एक शीश महल बनवा दिया और राजकुमारी का नाम करुणा रखा। जैसे ही राजकुमारी 3 साल की हुई, उन्हें शीश महल में बंद कर दिया गया और उनके मनोरंजन की सारी चीज वहाँ रख दी गई। इसी तरह काफी समय बीत गया और राजकुमारी जवान हो गई। कोई साथी ना होने के कारण राजकुमारी उब चुकी थी। एक दिन जब राजा उससे मिलने आए तो उसने कहा, पिताश्री, मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ और लोगों से मिलना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे इस कैद से आजाद कर दीजिए। अब मुझसे और यहाँ नहीं रहा जाता। करुणा, हम मानते हैं कि तुम एक राजकुमारी हो और हमारी पुत्री हो, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम हमारी प्रजा को नुकसान पहुंचा सको। तुम इस कैद से आजाद होकर किसी को भी दर्द पहुंचा सकती हो, अर्थात जान भी ले सकती हो। लेकिन पिताश्री, अब मुझे खुद को वश में रखना आ गया है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम तुम पर विश्वास करते हैं। तुम शीश महल के बाहर जा सकती हो। राजा की इजाजत पाकर करुणा शीश महल के बाहर आ गई। अचानक से करुणा ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची तालाब के अंदर डूब रही है। करुणा उसे बचाने के लिए तालाब के अंदर कूद पड़ी, लेकिन उसके स्पर्श से ही तालाब का पानी नीला हो गया और जहर के कारण बच्ची मर गई। जब ये बात राजा को पता चली तो राजा क्रोधित हुए और राजकुमारी से बोले, जब तक तुम्हारे शरीर का जहर खत्म नहीं हो जाता तुम शीश महल में ही रहोगी, क्योंकि हम तुम्हारे लिए अपनी प्रजा को खतरे में नहीं डाल सकते। अगर तुम बिन मेरी आज्ञा के महल से बाहर निकली तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। राजा की बात राजकुमारी को बुरी लगती है। राजकुमारी को उदास देखकर राजा कहते हैं, पुत्री, हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम अपनी प्रजा से भी बहुत प्यार करते हैं। केवल तुम्हारे स्पर्श से ही इंसान की मृत्यु हो जाती है, इसलिए हम तुम्हें खुले में नहीं छोड़ सकते। लेकिन पिताश्री, इन सब में मेरा क्या कसूर? मुझे ये सब क्यों सहना पड़ रहा है? राजा ने राजकुमारी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमारी वापस शीश महल में आ गई। एक दिन राजकुमारी से मिलने उसके चाचा आए। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई चाचा श्री, परंतु मैं इतनी अभागन हूँ कि मैं आपके गले से भी नहीं लग सकती हूँ। पुत्री, तुम वो सजा भुगत रही हो जिसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। मैं तुम्हारा कष्ट समझ सकता हूँ। अपने चाचा की बात सुन राजकुमारी अपनी भावनाओं को रोक न सकी और रोते हुए अपने चाचा के गले से लग गई। लेकिन तभी राजकुमारी के चाचा का शरीर नीला पड़ने लगा और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। सजा के डर से राजकुमारी करुणा बिना किसी को कुछ बताए शीश महल से बाहर चली जाती है। चलते चलते करुणा को बहुत भूख लगने लगी। तभी उसे एक घर दिखाई दिया और उस घर में एक बुढ़िया औरत रहती थी। दादी माँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अगर आप मुझे कुछ खाने के लिए दोगी तो उसके बदले मैं आपको अपने सोने के कंगन दूंगी। खुशी के मारे बुढ़िया औरत ने राजकुमारी को खाने के लिए ढेर सारा पकवान दिया। खाना खाने के बाद जब राजकुमारी अपने सोने के कंगन उतारकर बुढ़िया औरत को देने लगी तो गलती से उसका हाथ बुढ़िया औरत से स्पर्श हो गया, जिस कारण उस बुढ़िया औरत की वहीं पर मृत्यु हो गई। वहाँ खड़ा एक सपेरा ये सब देख रहा था। वो तुरंत राजकुमारी के पास आया और बोला, राजकुमारी, अगर मैं आपको पहचान पा रहा हूँ तो आप पड़ोसी राज्य के राजा की पुत्री हो, जिसके बारे में अफवाह है कि वो विषकन्या के रूप में पैदा हुई थी। ये कोई अफवाह नहीं है, मैं सच में एक विषकन्या हूँ, लेकिन मैं अपने शरीर के अंदर मौजूद इस जहर से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मुझे आम लोगों की तरह जिंदगी बितानी है। मैं बाकी लोगों की तरह घूमना फिरना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे भी दोस्त हों। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ राजकुमारी, और मेरे पास आपकी परेशानी का हल भी है। आप मेरे साथ मेरी गुफा में चलिए, लेकिन हाँ, जब तक हम मेरे गुफा में पहुँच नहीं जाते आप मुझसे 10 कदम दूर चलेंगी। सपेरे के कहे अनुसार राजकुमारी उनसे 10 कदम दूर उनके पीछे पीछे चलने लगी।
गुफा में पहुंचने के बाद राजकुमारी का सारा अतीत सपेरे ने अपने जादुई गोले में देखा। अरे ये तो चित्रा नागिन है। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे माँ के दुष्कर्मों की सजा तुम्हें मिल रही है। तुम्हारी माँ ने एक इच्छाधारी नागिन के अंडे को तोड़वा दिया था, बदले में उसने तुम्हें श्राप दे दिया। आप उनको भगवान के लिए यहाँ बुला दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ। इतना कहकर सपेरा बीन बजाने लगता है। थोड़ी देर बाद चित्रा नागिन खुद ब खुद सपेरे के पास पहुँच जाती है। कहो, तुमने मुझे क्यों बुलाया? माफी चाहता हूँ नागिन माँ, लेकिन ये राजकुमारी आपसे मिलना चाहती थी। नागिन जी, मैं महारानी दीक्षा की पुत्री हूँ। आपके श्राप के कारण मैं एक आम जिंदगी नहीं जी पा रही हूँ। मेरे कारण मेरे प्रजा की एक बच्ची मारी गई। मैंने खुद के चाचा की हत्या कर दी। भगवान के लिए अपना श्राप वापस ले लीजिए और मुझे अपने श्राप से आजाद कर दीजिए। ऐसा कहते हुए राजकुमारी रोने लगती है। तभी वहाँ पर राजकुमारी को ढूंढते हुए राजा और महारानी आ जाते हैं। बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें पूरे शीश महल में ढूंढा। मेरी बच्ची, मैं इतनी अभागन हूँ, तुम्हें अपने गले से भी नहीं लगा सकती। महारानी, अपने आप को संभालिए। महारानी, अब आपको समझ आ गया होगा कि अपनी ही औलाद से दूर होने का दुख कैसा होता है। आपने भी मेरे अंडों को तोड़कर यही किया था। मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास है। भगवान के लिए मेरी बच्ची को ठीक कर दो। क्योंकि नागिन चित्रा एक अच्छी नागिन थी, इसलिए उसको महारानी और राजकुमारी पर दया आ जाती है और वो अपना नागिन रूप लेकर राजकुमारी के पैरों से सारा जहर अपने अंदर ले लेती है। राजकुमारी के शरीर में जहर की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि नागिन का शरीर भी नीला पड़ने लगता है। अपने इंसानी रूप में आकर वो अपनी अंतिम सांसें लेने लगती है। चित्रा, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? नहीं महारानी, मैंने राजकुमारी का सारा जहर अपने अंदर ले लिया। अब राजकुमारी एक साधारण कन्या में परिवर्तित हो चुकी है। इतने दिनों से मेरे जीने का कोई मकसद था तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराना। अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है तो मेरा मकसद भी खत्म हो गया है। जब मेरे बच्चे इस दुनिया में नहीं तो मैं रहकर क्या करूँगी? ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन अपने प्राण त्याग देती है। नागिन की मृत्यु से महारानी, राजकुमारी और राजा सभी को बहुत दुख होता है, लेकिन दूसरी तरफ राजकुमारी के ठीक होने की उन्हें खुशी भी थी। उस दिन से राजा नाग नागिनों को अपना कुल देवी देवता घोषित कर देता है और अपनी पुत्री और महारानी के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगता है। लंबे बालों वाली परी। एक समय की बात है, पृथ्वी से दूर एक परी लोक हुआ करता था। उस परी लोक में रवि और सोनाली नाम के दो पति पत्नी रहा करते थे। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी एक दिन सोनाली रवि को बताती है कि उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। ये सुनकर रवि बहुत खुश होता है। सोनाली, अब तुम्हें अपना और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। आखिर हमारी खुद की संतान इस दुनिया में आने वाली है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। ऐसे ही समय बीतने लगता है। उनके घर के सामने एक अलीशा नाम की जादूगरनी अपनी बड़ी सी हवेली में रहा करती थी। उसकी हवेली के सामने एक बगीचा था जिसमें बहुत सारे अमरूद के पेड़ लगे हुए थे। ऐसे ही एक दिन सोनाली परी अपने घर के बाहर टहल रही होती है। तभी उसकी नजर जादूगरनी के बगीचे पर जाती है, जहाँ पर बहुत सारे अमरूद के पेड़ थे। उन पेड़ों के अमरूदों को देखकर सोनाली परी को अमरूद खाने की इच्छा होने लगी। वो अपनी ये इच्छा अपने पति रवि को बताती है। हमारे घर के पास जो जादूगरनी रहती है, उसके बगीचे में बहुत सारे अमरूद के पेड़ हैं। उनमें ढेर सारे अमरूद आ गए हैं। उन अमरूदों को देखकर मेरी इच्छा भी अमरूद खाने की कर रही है। सोनाली, समझने की कोशिश करो। वो बगीचा परीलोक की सबसे ताकतवर जादूगरनी अलीशा का है। वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल है। देखो, मैं तुम्हारे लिए सेब और अनार लेकर आया हूँ। तुम ये खा लो। एक बार इसे खाकर तो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सेब और अनार बहुत ही मीठे हैं। मैं इन्हें परीलोक के सबसे बड़े बगीचे यानी रानी परी के बगीचे से लेकर आया हूँ। तुम तो जानती ही हो कि रानी परी के बगीचे के फल कितने मीठे होते हैं। रवि के बार बार समझाने पर भी सोनाली वो फल खाने को तैयार नहीं होती। आप समझने की कोशिश करो, मुझे वही अमरूद खाना है।
आप किसी भी तरह मुझे वो अमरूद लाकर दो। इतना बोलकर सोनाली परी रोने लगती है। अपनी पत्नी की जिद के आगे आखिर रवि को झुकना पड़ता है। फिर वो जादूगरनी के पास जाता है। जादूगरनी जी, मेरी पत्नी गर्भवती है और उसको आपके बगीचे के अमरूद खाने हैं। कृपया आप मुझे अपने बगीचे के कुछ अमरूद दे दीजिए। ये मेरा बगीचा है और इसके फल भी मेरे हैं। मैं इसके फल किसी को नहीं दूंगी। चले जाओ यहाँ से। हा 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 हा। इतना बोलकर अलीशा जादूगरनी रवि को अपने बगीचे से भगा देती है। जादूगरनी ने तो मुझे अमरूद देने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? मैं सोनाली का उदास चेहरा नहीं देख सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर रवि कुछ देर सोचने के बाद ये फैसला करता है कि सबके सो जाने पर वो जादूगरनी के बगीचे में जाएगा और अमरूद तोड़ कर ले आएगा। फिर वो रात के अंधेरे में जादूगरनी के बगीचे में जाता है और ढेर सारे अमरूद चुरा कर ले आता है। फिर वो अमरूद लेकर सोनाली के पास जाता है। सोनाली देखो, मैं तुम्हारे लिए जादूगरनी के बगीचे से ढेर सारे अमरूद लेकर आया हूँ। अमरूद देखकर सोनाली बहुत खुश हो जाती है। फिर वो बड़े ही मजे से अमरूद खाती है, लेकिन इतने से भी उसका मन नहीं भरता, तो वो रवि को और अमरूद लाने को कहती है। सोनाली की खातिर रवि फिर से रात होने पर अमरूद चुराने जादूगरनी के बगीचे में जाता है, लेकिन इस बार जादूगरनी उसे अमरूद चुराते हुए देख लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से अमरूद तोड़ने की? मुझे माफ कर दो जादूगरनी जी, मैंने जो कुछ भी किया अपनी पत्नी के खातिर किया। लेकिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी पत्नी को मेरे अमरूद के बदले अपना बच्चा मुझे देना होगा। नहीं जादूगरनी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दे सकता। एक बार फिर से सोच लो। अगर तुमने मुझे अपना बच्चा नहीं दिया तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। ये बात सुनकर रवि बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो जादूगरनी की बात मान लेता है। घर आकर ये बात रवि सोनाली को बताता है। ये सुनकर सोनाली भी बहुत परेशान और दुखी हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। कुछ महीने बाद सोनाली एक बहुत ही सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है, लेकिन फिर उन्हें जादूगरनी से किया वादा याद आ जाता है। इसलिए दोनों परी लोग छोड़ने का फैसला लेते हैं। सोनाली, हमें जल्द ही ये परी लोग छोड़ना होगा, इससे पहले कि अलीशा जादूगरनी को हमारी बच्ची के बारे में पता चल जाए। लेकिन उन दोनों को जिस बात का डर था वही होता है। जादूगरनी को भनक लग जाती है और फिर वो वहाँ पहुँच जाती है और उस बच्ची को अपने साथ ले जाती है। रवि और सोनाली दोनों आंखों में आंसू लिए रोते रह जाते हैं, लेकिन जादूगरनी उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाती। फिर जादूगरनी उस बच्ची का नाम रिया रखती है। धीरे धीरे रिया बड़ी होने लगती है और उसके बाल लंबे और घने होने लगते हैं। जादूगरनी ने उसे जंगल के बीचों बीच एक ऊंची मीनार में कैद करके रखा था। उस मीनार में चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं थी, ना ही कोई दरवाजा था, सिर्फ ऊपर खिड़की थी। अलीशा जादूगरनी ने कभी भी रिया के बाल नहीं काटे थे, क्योंकि जब भी वो उसे मिलने आती वो नीचे से उसे पुकारती, रिया, अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जादूगरनी की आवाज सुनते ही रिया अपने लंबे और घने बाल खिड़की से नीचे गिरा देती। उन्हीं बालों के सहारे अलीशा जादूगरनी मीनार पर चढ़ जाती थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। मीनार की कैद में रिया परी अक्सर अपना मन बहलाने के लिए गाना गाया करती थी। एक दिन की बात है, चंद्रलोक का राजकुमार विनय परीलोक में घूमने के लिए आता है। मैंने सुना है परीलोक बहुत ही सुंदर है, साथ ही परीलोक के जंगल भी बहुत ही सुंदर हैं। क्यों ना पहले परीलोक के जंगल को ही देखा जाए। जिसके बाद विनय परीलोक के जंगल में घूमने का निर्णय लेता है। अगले दिन वो परीलोक के जंगल के लिए निकल जाता है। जंगल बहुत ही घना था। वो घूमते घूमते रास्ता भटक जाता है। तभी उसे कुछ दूरी पर एक मीनार दिखाई देती है। विनय उस मीनार के पास जाता है। मीनार के अंदर से विनय को बहुत ही मधुर संगीत की आवाज सुनाई देती है, जो कि रिया परी गा रही थी।
विनय को ये आवाज इतनी मधुर लगती है कि वो मीनार के अंदर जाने के लिए दरवाजा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कोई दरवाजा नहीं मिलता। फिर वो उदास होकर वहाँ से लौट जाता है, लेकिन रिया परी की आवाज उसके मन को छू गई थी। पता नहीं उस मीनार में कौन रहता है, किसकी आवाज इतनी मधुर है। उसकी आवाज को सुनकर मन को एक अलग ही शांति मिलती है। उस दिन के बाद से हर रोज राजकुमार विनय उस मीनार के पास जाकर रिया परी का मधुर संगीत सुनने लगता है। एक दिन वो चुपके से दूर झाड़ियों के पास बैठ जाता है और रिया परी की मधुर आवाज सुनने लगता है। तभी मीनार के पास जादूगरनी आती है। फिर जादूगरनी बोलती है, रिया, तुम अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जिसके बाद रिया अपने बाल नीचे करती है और अलीशा जादूगरनी उन बालों की मदद से ऊपर चढ़ जाती है। ये सब नजारा झाड़ियों में छिपा राजकुमार विनय देख लेता है। अगले दिन जैसे ही शाम होती है, राजकुमार विनय मीनार के पास जाता है। जादूगरनी की तरह रिया को पुकारने लगता है, रिया, अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जिसके बाद रिया परी अपने बाल नीचे करती है। राजकुमार बालों की मदद से मीनार तक पहुंच जाता है। रिया परी राजकुमार को अपने सामने देखकर घबरा जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले किसी आदमी को नहीं देखा था। लेकिन राजकुमार उससे बड़े ही प्यार से बात करता है। अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। मैं तुम्हारा मधुर संगीत सुनकर यहाँ आया हूँ। वैसे तुम हो कौन और मीनार में क्यों रह रही हो? ये मीनार अलीशा जादूगरनी का है। उसने मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है। मेरे जन्म लेते ही उसने मुझे मेरे माता पिता से छीन लिया था। तब से मैं इसी मीनार में रहती हूँ। मैं उस जादूगरनी की मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं जा सकती। लेकिन ये बताओ कि तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं चंद्रलोक का राजकुमार हूँ। मैं परीलोक में घूमने के लिए आया हूँ। मैं परीलोक के जंगलों में घूम रहा था, तभी मेरे कानों में तुम्हारी मधुर आवाज सुनाई पड़ी और मुझसे रुका नहीं गया और मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें उस जादूगरनी की कैद से जरूर मुक्त करवा लूंगा। मुझ पर विश्वास रखो। रिया परी से वादा करके राजकुमार मीनार से बाहर चला जाता है। अब राजकुमार रोज शाम को जादूगरनी के मीनार से बाहर जाते ही रिया परी से मिलने मीनार में जाता है। अब रिया परी और राजकुमार विनय में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब राजकुमार विनय रिया परी से मिलकर लौट रहा था, तब जादूगरनी अलीशा ने उसे देख लिया। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। फिर वो रिया परी को आवाज लगाती है, रिया, तुम अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जिसके बाद रिया परी अपने बाल नीचे करती है और जादूगरनी बालों की मदद से मीनार में चली जाती है और गुस्से से रिया परी से बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई, पर तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। इसके बाद अलीशा जादूगरनी गुस्से से रिया परी के सारे बाल काट देती है और फिर जादूगरनी रिया परी को पाताल लोक में छुपा देती है ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। इस बात से अनजान राजकुमार विनय रिया परी को बचाने मीनार के पास जाता है और रिया परी को पुकारने लगता है, रिया, तुम अपने लंबे और घने बाल नीचे करो। राजकुमार की आवाज सुनते ही अलीशा जादूगरनी रिया परी के कटे हुए बाल खिड़की से नीचे कर देती है। बाल के सहारे राजकुमार मीनार पर चढ़ जाता है। रिया परी की जगह जादूगरनी को देखकर राजकुमार हैरान हो जाता है। तुम जिसकी तलाश में यहाँ आए हो, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इसके बाद जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। ऐसा कहते हुए जादूगरनी राजकुमार को मीनार से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से राजकुमार बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और परीलोक की रानी परी से मदद मांगता है। राजकुमार विनय, आप चिंता मत कीजिए, हम सब परियां मिलकर रिया परी को जरूर ढूंढ लेंगी। उसके बाद सभी परियां मिलकर पूरे परीलोक में रिया परी को ढूंढती हैं, पर रिया परी उन्हें परीलोक में कहीं भी नहीं मिलती।
फिर सभी परियां पाताल लोक में जाने का निर्णय लेती हैं, जिसके बाद राजकुमार और सभी परियां मिलकर पाताल लोक जाती हैं। तभी वहां राजकुमार को रिया परी का वही गाना सुनाई देता है जो वो अक्सर गाया करती थी। आखिरकार राजकुमार विनय रिया परी को ढूंढ ही लेता है। फिर रानी परी जादूगरनी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देती है। रानी परी रिया परी को देखकर बहुत खुश होती है और उससे बोलती है, रिया, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम आजाद हो, कोई तुम्हें बंदी नहीं बनाएगा और तुम अब अपने बालों की भी चिंता मत करो। अब तुम्हारे बाल पहले से भी लंबे और घने हो जाएंगे। इतना बोलते ही फिर से रिया परी के सिर पर लंबे और घने बाल आ जाते हैं, जिसके बाद रानी परी रिया परी को उसके माता पिता से मिलवाती है। अपनी बेटी को सही सलामत और इतने सालों के बाद देखकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लोग रानी परी और राजकुमार का धन्यवाद करते हैं, जिसके बाद सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी मुंबई शहर की है, जहाँ रूहानिका नाम की एक लड़की वहाँ की चौल में रहती थी। रूहानिका बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसकी माँ अमीर लोगों के घरों में जाकर काम करती थी और उसी से उनका कुछ गुजारा चल जाया करता था। एक सुबह रूहानिका सो रही थी, तभी उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटी रूहानिका, उठ जा बेटी, 6 बज गए हैं, 7 बजे तक ही पानी आता है, जाकर पानी भर ले, नहीं तो आज पूरे दिन पीने के लिए पानी नहीं होगा घर में। थोड़ा सोने दो ना माँ। रूहानिका के ये कहने पर उसकी माँ दुखी हो जाती है और मन में सोचने लगती है, बेचारी पूरे दिन कॉलेज में पढ़ाई करके थक जाती होगी। मेरे बुढ़ापे के शरीर में कमर और घुटने के दर्द से भारी पानी लेकर ऊपर चढ़ा नहीं जाता है, वरना मैं ही पानी ले आती। कोई बात नहीं, 10 मिनट और सोने देती हूँ, फिर उठा दूंगी। 10 मिनट बाद रूहानिका की माँ फिर से उसके पास जाती है और कहती है, उठ जा बेटा, नहीं तो आज खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं होगा। रूहानिका अंगड़ाई लेते हुए उठती है और बाल्टी लेकर नल पर पानी भरने चली जाती है। वहाँ पर औरतों की बहुत भीड़ थी। रूहानिका उन औरतों से कहती है, अरे काकी, मैं इतना लेट पानी भरने आई हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग यहीं पर हो। अरे कितना पानी भरोगी, अब मुझे भरने दो। अरे देर से आई है तो पानी भी देर से भरियो, रोज हम लोगों को बातों में लगाकर खुद पहले पानी भर लेती है। आप भी ना काकी। अच्छा बस आज भरने दीजिए, कॉलेज के लिए देरी हो रही है। अच्छा ठीक है, भर ले, कल से जल्दी आइयो। रूहानिका बहुत चंचल स्वभाव की थी। रूहानिका पानी भर के नहा धोकर कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है और कॉलेज पहुंच जाती है। रूहानिका की एक बहुत ही प्रिय सहेली थी, उसका नाम अपेक्षा था। अपेक्षा और रूहानिका में जमीन आसमान का फर्क था। अपेक्षा एक बहुत बड़े और अमीर घराने से ताल्लुकात रखती थी। भले ही उनमें अमीरी गरीबी का फर्क था, लेकिन उन दोनों में बहुत प्यार था। वो दोनों ऐसे साथ रहते थे जैसे एक दूसरे की बहनें हों। पढ़ाई करना हो या लंच करना हो, सारे काम वो साथ में ही करती थी। रूहानिका के कॉलेज पहुंचते ही अपेक्षा कहती है, क्या हुआ, तू आज भी लेट हो गई? तेरे चक्कर में मैं भी क्लास में नहीं गई। तुझे पता है हमारी इंग्लिश की क्लास मिस हो गई है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लास में जाएंगे। अरे यार, तुझे तो पता है ना मेरे घर से कॉलेज कितना दूर है, बस भी समय पर नहीं मिलती है। कोई नहीं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। उस दिन कॉलेज पूरा करके जब रूहानिका घर के लिए निकली तो उसके बस स्टैंड पहुंचते पहुंचते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। वो बस स्टैंड पर खड़ी होकर बस का इंतजार करने लगती है। तभी अपेक्षा अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाती है और अपनी कार का शीशा नीचे करके कहती है, ओए रूहानिका, जल्दी से अंदर आके बैठ जा, नहीं तो भीग जाएगी। रुक, आती हूँ। रूहानिका अपेक्षा की गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों घर की तरफ आने लगते हैं। तभी गाड़ी में बैठी अपेक्षा रूहानिका से कहती है, रूहानिका, आज तूने कॉलेज में बताया था ना कि आज तेरी मम्मी घर पर नहीं है, वो रात को आएंगी, तो तू एक काम कर, तब तक मेरे घर पर चल। आज का डिनर तुम मेरे घर पर ही करियो, उसके बाद अपनी गाड़ी से मैं तुझे तेरे घर छोड़ाऊंगी। प्लीज यार, अब मना मत करियो। अच्छा चल ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे,
लेकिन तेरे मम्मी पापा कुछ कहेंगे तो नहीं ना? चल, पागल हो गई है क्या? वो क्यों कहेंगे कुछ भी? थोड़ी देर में ही दोनों सहेलियां घर पहुंच जाती हैं। घर पहुंचने के बाद अपेक्षा रूहानिका से कहती है, यार आज तू पहली बार मेरे घर आई है, बता मैं तुझे क्या खिलाऊं? रूहानिका का अपेक्षा की बातों पर ध्यान ही नहीं था। वो अपने मन में कुछ अलग ही सोच रही थी। बाप रे, ये घर है या महल है? सुख सुविधा की सारी चीजें हैं यहाँ पर। तभी अपेक्षा दोबारा से कहती है, अरे कहाँ खो गई? कुछ पूछ रही हूँ मैं, बता ना क्या खाएगी? कुछ भी चलेगा, कुछ भी बना ले। चल मैं तुझे आज अपने हाथों से कुछ बना कर खिलाती हूँ, लेकिन तुझे भी मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि तुझे तो पता है मुझे कुकिंग ज्यादा नहीं आती। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चल आजा, किचन में चलते हैं और कुछ बनाने का ट्राई करते हैं। उसके बाद रूहानिका अपेक्षा के साथ उसके किचन में जाती है। उसका किचन पूरी तरह से मॉड्यूलर था, जहाँ पर बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें थी। रूहानिका अपेक्षा के किचन को देखकर दंग रह जाती है और मन में सोचती है, अरे वाह, यहाँ पर तो कितनी सारी चीजें हैं। जिन जिन चीजों के बारे में मैंने सिर्फ सुना था, आज मैंने उन चीजों को देख भी लिया। ओए, तू फिर कहाँ खो गई यार? कब से पूछ रही हूँ क्या खाएगी क्या खाएगी। तुझे क्या बनाना आता है? मैगी के अलावा तो तुझे कुछ बनाना नहीं आता, और पूछ ऐसे रही है जैसे पता नहीं क्या बनाकर खिलाएगी मुझे। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद दोनों सहेलियां मैगी बनाने की तैयारी करने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अपेक्षा की मम्मी आ जाती है और अपेक्षा से कहती है, अरे बेटा, आज रूहानिका पहली बार हमारे घर आई है तो तुम उसे मैगी बनाकर खिलाओगी। एक काम करो, तुम दोनों रूम में जाकर बातें करो, मैं घर के नौकर से बोलकर तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनवा देती हूँ। नमस्ते आंटी, मेरा क्या है, मैं कुछ भी खा लूंगी, आप इतना परेशान मत होइए। ऐसे कैसे कुछ भी खा लोगी? आज पहली बार तुम हमारे घर आई हो। उसके बाद दोनों सहेलियां रूम में जाकर बातें करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद अपेक्षा की माँ अपने नौकर द्वारा उनके रूम में ढेर सारे स्नैक्स और जूस भिजवाती है। उसके बाद डिनर में वो लोग शाही पनीर, बूंदी रायता, सलाद, मीठे में खीर और गुलाब जामुन खाते हैं। इतना लाजवाब खाना आज तक कभी रूहानिका ने नहीं खाया था। वो भर पेट डिनर करती है। उसके बाद अपेक्षा उसे अपनी गाड़ी से घर छोड़ आती है। घर पर रूहानिका की माँ उसका इंतजार कर रही थी। अरे बेटा, तू आ गई? अच्छा हुआ तू अपेक्षा के घर चली गई थी। मैं भी बारिश में भीगती हुई अभी घर पहुँची हूँ। जब वापस आ रही थी तो रास्ते में कढ़ी चावल बट रहे थे, तो थोड़ा ले आई। आजा, दोनों मिलकर खा लेते हैं। आप खा लो माँ, मैं अपेक्षा के घर से डिनर करके आई हूँ। अच्छा चल ठीक है, मैं खा लेती हूँ। चावल थोड़े ठंडे हो गए हैं, थोड़ा गरम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर रूहानिका की माँ चूल्हे में आग जलाने लगती है। बड़ी ही मेहनत से चूल्हे में आग लगती है। उसके बाद वो चावल गरम करती है। उसकी आंखों में बहुत धुआं जा रहा था और धुएं से वो खांस भी रही थी। ये सब देखकर रूहानिका उदास हो जाती है और मन में सोचती है, कैसी जिंदगी है मेरी। अमीर लोगों को खाना गरम करने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगता है। माइक्रोवेव खोलो और उसमें खाना डालकर गरम कर लो, लेकिन गरीब लोगों को यही काम करने में कितना समय लगता है और ऊपर से कितना कष्ट होता है। उसके बाद रूहानिका की नजर चूल्हे के पास रखे कुछ डिब्बों पर जाती है, जिसमें ना के बराबर राशन होता है। ये सब देखकर रूहानिका फिर से अपने मन में सोचती है, अमीरों की रसोई में कितना सामान होता है, समझ ही नहीं आता क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए। और एक हमारी रसोई में ये सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाएं जो कल के लिए अनाज बच जाए। इसी तरह काफी समय बीतता गया। रूहानिका पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो अक्सर पढ़ाई में अपेक्षा की मदद किया करती थी। अपेक्षा और रूहानिका के एग्जाम आने वाले थे। रूहानिका अक्सर कॉलेज खत्म होने के बाद अपेक्षा के साथ पढ़ाई करने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन दोनों सहेलियां बैठकर अपेक्षा के घर में पढ़ाई कर रही होती हैं। तभी अपेक्षा रूहानिका को बोलती है, अरे यार, मैं पढ़ाई करते करते काफी थक गई हूँ। तू एक काम करना, फ्रिज में मैंगो जूस रखा हुआ है, तू जाकर अपने लिए और मेरे लिए ले आना। अपेक्षा के ये कहने पर रूहानिका किचन में जाती है और फ्रिज खोलती है। अरे बाप रे, ये फ्रिज कितना बड़ा है।
और इसके अंदर कितनी सारी खाने पीने की चीजें हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई ग्रोसरी की दुकान हो। इसके अंदर दुकान की तरह कितनी सारी चीजें रखी हुई हैं खाने की। और एक हम गरीब लोगों के यहाँ फ्रिज के नाम पर एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा रखा हुआ होता है। इतना कहते हुए रूहानिका फ्रिज से जूस निकालती है। तभी उसका हाथ वहाँ रखे बहुत महंगे डिनर सेट पर लगता है और वो पूरा डिनर सेट जमीन पर गिर के चकनाचूर हो जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? आवाज सुनकर अपेक्षा और उसकी माँ भी वहाँ आती है। मुझे माफ कर दो आंटी, अपेक्षा मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं कैसे मेरा हाथ लगा और ये डिनर सेट नीचे गिर गया। अपेक्षा, अपनी सहेली को बताओ इस डिनर सेट का कितना दाम था। तुझे पता है रूहानिका, मेरे पापा ने ये डिनर सेट दुबई से मंगवाया था। पूरे 6 लाख का डिनर सेट है ये। अपेक्षा, अपनी सहेली से बोलो क्या ये इसका भरपाया कर पाएगी। माफ कीजिए आंटी, लेकिन इतने पैसे तो हम कई सालों में भी आपको नहीं दे पाएंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। रूहानिका ऐसा कहती है तभी वो दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगती हैं। फिर अपेक्षा कहती है, मानना पड़ेगा माँ, क्या एक्टिंग करती हो आप। देखो रूहानिका के होश अभी तक उड़े हुए हैं। सही कहा तुमने बेटा। रूहानिका बेटा, हम सिर्फ तुम्हारे साथ छोटा सा प्रैंक कर रहे थे। जैसे ही तुमने डिनर सेट गिराया, आवाज सुनकर सडनली मेरे दिमाग में ये आइडिया आ गया और मैंने अपेक्षा को आंख मारा और वो भी मेरा प्लान समझ गई। आप दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा अपेक्षा, बहुत समय हो गया है, अब मैं घर चलती हूँ। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहकर रूहानिका अपने घर आने लगती है। रास्ते में रूहानिका उसी बारे में सोच रही थी जो भी थोड़ी देर पहले हुआ था। उसे अपेक्षा और उसकी माँ से कोई शिकायत तो नहीं थी, लेकिन ये मजाक कहीं न कहीं उसके दिल पर लग गया था और वो दुखी हो गई थी। कैसी जिंदगी है हमारी। अगर आज अपेक्षा की जगह कोई और होता तो मुझे 6 लाख का भरपाया करना पड़ता। मैं इतना पैसा कहाँ से देती। हे भगवान, तूने क्या सोचकर अमीर और गरीब बनाए हैं? सबको एक समान क्यों नहीं बनाया? तूने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि हम गरीबों की जिंदगी कितनी कठिनाइयों से भरी रहती होगी। रूहानिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चली जा रही थी। तभी अचानक से उसके पैरों के नीचे एक पत्थर आ जाता है और वो गिर जाती है और उसके सर पर काफी चोट आ जाती है, जिस कारण वो बेहोश हो जाती है। दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं था जो रूहानिका की मदद कर सके। तभी वहाँ पर एक अनजान लड़के की गाड़ी आकर रुकती है। वो लड़का बहुत ही हैंडसम था। वो बाहर आता है और रूहानिका को इस तरह चोटिल देखकर उसे फौरन अपनी कार में बिठाता है और उसे लेकर अपने घर जाता है। काफी देर बाद रूहानिका की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बहुत बड़े आलीशान घर में पाती है, जहाँ किंग साइज बेड पर वो अकेली लेटी हुई थी। ये सब देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? कहाँ हूँ मैं? जहाँ तक मुझे याद है मुझे तो चोट लगी थी, फिर मैं यहाँ कैसे आई? तब वो लड़का रूहानिका के लिए चाय लेकर आता है और कहता है, तुम्हें चोट लग गई थी और तुम बीच सड़क पर लेटी हुई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम रूहानिका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम शौर्य है। ऐसा कहकर शौर्य अपने मन में सोचने लगता है, रूहानिका, कितना प्यारा नाम है। जितनी प्यारी खुद है उतना ही प्यारा नाम है। हाय, मैं तो मर गया। शौर्य को रूहानिका पर क्रश आ गया था। रूहानिका को भी शौर्य अच्छा लगा था। शौर्य ने रूहानिका को प्रपोज किया और उसने हाँ कर दी। उसने शौर्य को अपनी माँ से मिलाया। रूहानिका की माँ को भी शौर्य बहुत पसंद था। कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। शादी वाले दिन अपेक्षा ने कहा, वाह बेटे, चुपके चुपके इतना स्मार्ट लौंडा सेट कर लिया तूने और बताया भी नहीं। तुम मुझे छेड़ रही हो ना? इस तरह सभी हंसने लगे। शादी के बाद शौर्य ने रूहानिका की माँ की भी जिम्मेदारी उठा ली। इस तरह रूहानिका भी अब एक बहुत रईस खानदान की बहू हो गई थी। कुछ ही दिनों बाद अपेक्षा की भी शादी हो गई। इस तरह अमीर बेटी और गरीब बेटी दोनों को दोनों के भाग्य का मिल गया और वो दोनों अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे।